Hello and welcome, students of class 11th, to your own platform, that is Discovery and YCL, in which we bring to you the best coaching facility along with the well-known faculties in your town for the preparation of your JEE, that is Joint Entrance Examination for the IIT, and your NEET, that is for the going through the medical line. Clear? Now, for this, you have to just go to the YouTube channel, search for the Discovery and YCL channel over there, and you will be getting to our logo over here. So for that, you have to click it and just go and get yourself first of all subscribed to the channel. Okay, after that you will be having a small bell icon. You have to just press that bell icon over here for receiving the day-to-day notifications, for the day-to-day like videos and everything which we post from our side in this channel from time to time. बार बार ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ गेट सब्सक्राइब्ड. अगर आपके कोई दोस्त भी ये देख रहा है जो आपके साथ ये कोई दूसरे स्कूलों में कोई दूसरे कोचिंग में पढ़ रहा है, उसको भी ये आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका आपका आनंद उठा सके. क्लियर? सो नाउ टुडे वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द दैट इज रेस्पिरेशन, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अबाउट द transport of the gases. We had already seen about the exchange of gases in the previous class which was live. उसका पूरा का पूरा वीडियो आपके YouTube के ऊपर पड़ा हुआ है. ठीक, तो आप कभी भी जाके वो चीज़ें देख सकते हो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लुकिंग इनटू द ट्रांसपोर्ट of oxygen. Transport of oxygen. See, जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं तो we know that oxygen is a gas that can be transported in two forms. Either it can be transported in the dissolved state, that is inside the blood plasma, or it can get combined with the hemoglobin, molecule. Clear? So what is the percentages? ना अगर मैं dissolved condition की बात करूं, so oxygen dissolved condition में जाता है लगभग 3 से 5%, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम अमाउंट में वो जाता है in a dissolved condition. Clear? But if I talk about combining it with hemoglobin and forming a compound जिसको हम लोग ऑक्सीहेमोग्लोबिन नाम देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इस कंपाउंड का नाम क्या है? ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, ये दोनों जुड़ के और बन जाता है दैट इज योर ऑक्सीहेमोग्लोबिन. तो क्या नाम देते हैं हम लोग? ऑक्सीहेमोग्लोबिन. और ऑक्सीहेमोग्लोबिन होते हुए ये कम से कम 95 से लेके 97% तक ये इस कंबाइंड फॉर्म में जाता है. कहां से कहां तक? फ्रॉम द, ये आपके ब्लड के अंदर आएगा कहां? हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े थे, तो जब ये एल्वियोलाई से ब्लड में आता है, ठीक, दैट इज आर्टेरियल ब्लड, तब ये ऑक्सीहेमोग्लोबिन के माध्यम से आपका फॉर्मेशन हो जाता है. And when that blood is moving and coming near the tissues, again this combination is getting, ये जो आपका हेमोग्लोबिन का जो जुड़ने का जो क्षमता है, that is the affinity power, ये कम हो जाएगा, वो रिलीज कर देगा ऑक्सीजन, and that oxygen will be now entering into the tissue fluid, और वहां से वो टिश्यूज ले लेंगे उस ऑक्सीजन को. क्लियर? सो इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट हम लोग तब अच्छी तरह समझ पाएंगे जब हमें इस एफिनिटी पावर के बारे में थोड़ा सा समझना हो. Affinity of hemoglobin for oxygen. Affinity of hemoglobin, कौन जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ? हेमोग्लोबिन को जुड़ना है. तो वो कौन से कंडीशन होंगे which will be favoring the hemoglobin to join with that of the oxygen. ना सबसे पहला जो आपका कंडीशन होता है that is the partial pressure of oxygen itself. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं,
ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तब हेमोग्लोबिन के साथ वो बहुत जल्दी कंबाइन कर सकेगा एंड विल बी फॉर्मिंग ऑक्सी हेमोग्लोबिन। दूसरा, इनके आपके डिपेंड करेगा ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑल्सो। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी एक फैक्टर की तरह काम करेगा, which will be determining the affinity power of hemoglobin for your oxygen। क्लियर? और इसी जो डिपेंडेंसी है इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? मैं पिछले क्लास में भी बोला था, we know this as the Bohr's effect। ये हम लोग क्या बोलते हैं? This is the Bohr's effect, which actually the partial pressure of CO2 will be playing a factor in determining the affinity power of hemoglobin for oxygen। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एसिडिक pH। एसिडिक pH, क्लियर? जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ही कम हेमोग्लोबिन जुड़ पाएंगे विथ ऑक्सीजन। क्लियर? सो इस एसिडिक pH को हम लोग नाम दे सकते हैं इन केस ऑफ H+ आयन कंसेंट्रेशन। तो अगर ज्यादा से ज्यादा H+ आयन का कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी ऑल्सो अ डिटरमाइनिंग फैक्टर कि कितने अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज अवेलेबल फॉर द रेडिली कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन। क्लियर? और इस इफेक्ट को हम लोग नाम क्या देंगे? इस इफेक्ट को हम लोग नाम देंगे रूट्स इफेक्ट। इसको हम लोग नाम देंगे रूट्स इफेक्ट। क्लियर? ठीक। अब ये चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज योर द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखो यहां पर एसोसिएशन हम लोग नहीं लिख रहे, यहां पे हम लोग लिख रहे डिसोसिएशन। मतलब अगर मैं बात करूं, दिस इज योर लंग्स, ठीक? ये ब्लड है, यही ब्लड कैरी करके आ रहा है एंड दिस इज द ब्लड विच इज नियरिंग द टिश्यूज एंड दिस इज योर टिश्यूज। क्लियर? सो आप खुद बताओ, यहां पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन का आपका मूवमेंट होगा फ्रॉम द लंग्स, दैट इज द एल्वियोलाई, टू द ब्लड। और यहां पर ही ब्लड के अंदर आपके क्या क्या होंगे? देयर विल बी द ट्रांसपोर्टर, दैट इज योर हेमोग्लोबिन। सो ये ट्रांसपोर्टर क्या हो जाएगा? दिस इज द हेमोग्लोबिन। और इस हेमोग्लोबिन के साथ अब ऑक्सीजन बैठेगा, ऑक्सीजन यहां पे लोड होगा। मतलब क्या है ना, यहां पे एक एसोसिएशन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ विथ योर हेमोग्लोबिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज फॉर्मिंग। क्लियर? सो क्या क्या रीजंस होना चाहिए एट पॉइंट, अगर मैं बात करूं ए, कि विच विल बी फेवरिंग द कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हेमोग्लोबिन विथ द ऑक्सीजन। इस कंबाइनिंग प्रॉपर्टी को ही हम लोग एफिनिटी पावर भी बोल सकते हैं। क्लियर? कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होंगे जहां पर हेमोग्लोबिन विल बी रेडिली कंबाइनिंग विथ द ऑक्सीजन। सो ऑटोमेटिकली बताओ, यहां पे अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं, सो ऑब्वियसली दिस इज वेरी हाई। अगर मैं बात करूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का, आप खुद ही जानते हो लंग्स और ब्लड के अंदर, मतलब यहां पे ओनली 40 mm ऑफ मर्करी प्रेशर था आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट दैट ऑफ द आपके जो ऑक्सीजन था दैट वाज 104 mm ऑफ मर्करी। हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ के आए हैं। सो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेस हो जाएगा। और अगर CO2 लेस है सो ऑटोमेटिकली जो आपका एसिडिक कंडीशन है, दैट इज अगर मैं H+ आयंस की कंसेंट्रेशन की बात करूं, सो ये भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो ये तीन जो आपके यहां पर फैक्टर्स बन रहे हैं, these 3 factors are very very necessary for the hemoglobin to combine with oxygen and form a stable compound which is called the oxyhemoglobin.
क्लियर है? अब यही आपके जो ट्रक है, ये ट्रक धीरे धीरे ला रहा है ऑक्सीजन को, ट्रक ला रहा है ऑक्सीजन को. दिस ट्रक इज नथिंग बट योर हेमोग्लोबिन. अब जब यहां पर आ जाएगा, नाउ दिस ट्रक दैट इज द हेमोग्लोबिन को अनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये ऑक्सीजन कहां पर चाहिए होगा? टिश्यूज के अंदर. क्लियर? सो यहां पे ऐसे क्या रीजंस होते हैं ना? ऑटोमेटिकली द रीजंस विल बी द वाइस वर्सा और द जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस कंडीशंस व्हिच आर देयर एट ए. सो इस कंडीशन को यहां पर मैं नाम दे सकता हूं बी. तो यहां पर सबसे पहले देखो, टिश्यूज के अंदर अगर मैं बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम है, बट क्योंकि यहां पे O2 यूज हो रहा है टिश्यूज के अंदर इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहां पे जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा. और यहां पर जो आपका H+ आयंस का कंसेंट्रेशन होगा, क्योंकि CO2 अगर बढ़ रहा है तो दिस CO2 विल बी रेडिली आपके इसका सबसे परम मित्र के साथ वो बंधन बनाएगा, दैट इज योर वाटर. और वाटर के साथ वो आपका मिक्स होके वो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड. सो देयरफॉर द एसिडिटी ऑफ द ब्लड और द pH ऑफ द ब्लड और द अमाउंट ऑफ H+ आयंस विल बी इंक्रीजिंग. तो ये जो 3 फैक्टर्स है, ये 3 फैक्टर्स अगर आपके रहेंगे, सो देयरफॉर नाउ हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छी तरह कंबाइन करके रखा हुआ था, दिस हेमोग्लोबिन विल बी लूजिंग द एफिनिटी टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन. क्लियर? मतलब क्या हुआ ना, यहां पर जो आपका एफिनिटी अच्छी तरह बना था, यहां पर जाके वो धीरे धीरे एफिनिटी छोड़ रहा है. और इस एफिनिटी जैसे ही कम होता है, अगेन दिस O2 विल बी नाउ, ये जो आपके हेमोग्लोबिन के आपके मॉलिक्यूल्स थे, ये रिलीज कर देगा O2 एंड दिस O2 विल बी नाउ यूज्ड अप बाय द ब्लड. तो ये क्या हुआ? दिस इज द डिसोसिएशन इज हैपनिंग. एसोसिएशन हुआ था यहां पे, डिसोसिएशन हुआ कहां पे? एट द टिश्यू लेवल. क्लियर? सो इस चीज को समझने के लिए वी विल बी स्टडीइंग द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. और ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्चुअली क्या समझाता है ना, इफ दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे? वी विल बी टेकिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. वी विल बी टेकिंग partial pressure of oxygen, which can be denoted as PO2. Clear? और यहां पे हम लोग लेंगे perfect saturation of hemoglobin. We will be taking perfect saturation of hemoglobin. Clear? ठीक, कि कितने लेवल में आपका कितना सैचुरेट हो रहा है कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अंदर. क्लियर? अब नॉर्मली जो ये कर्व होता है, अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, सो दिस कर्व विल बी समव्हाट अ सिग्मॉइड कर्व. ये जो एस शेप्ड कर्व आपका होता है, इस कर्व को हम लोग क्या नाम देंगे? This is your sigmoid curve, and this is under the normal conditions. The same thing is given in your NCERT also. Clear? अब वो क्या होगा कि आपके बहुत कम पार्शियल प्रेशर में आपके जो सैचुरेशन लेवल ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन को जुड़ना था, अब वो कम जुड़ पा रहा है. सो अगर कम जुड़ पा रहा है, कम कब जुड़ पाएगा? जब ये कंडीशन ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मोर है, H+ आयन का कंसेंट्रेशन मोर है. सो ऑब्वियसली यहां पे हम लोग बोल सकते हैं हेमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होगा, इट विल हैव लेस affinity to combine with oxygen due to these conditions. And similarly just vice versa करके मैंने यहां पे लिख सकता हूं
कि ड्यू टू दिस कंडीशन, दैट इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन. देयरफॉर यहां पर हेमोग्लोबिन का जो एफिनिटी होगा, हेमोग्लोबिन विल बी हैविंग अ मोर एफिनिटी टू कंबाइन विथ योर ऑक्सीजन. जो एफिनिटी पावर होगा हेमोग्लोबिन का वो बहुत ज्यादा होगा यहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए. ठीक. सो कब ये चीजें होंगे, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिस ग्राफ इज नाउ शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड. दिस इज अ राइट हैंड साइड शिफ्ट ऑफ द नॉर्मल कंडीशन. और कभी कभी सपोज करो मैं इसका नाम दे दिया ग्राफ बी. क्लियर. और कभी कभी यह भी हो सकता है कि दिस ग्राफ इज मूविंग अ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट, और यह बन गया आपका ग्राफ सी. सो दिस इज योर ग्राफ सी. और जो नॉर्मल ग्राफ था इसको हम लोग नाम दे देते हैं ग्राफ ए. तो इसका मतलब क्या है अगर हमें समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ना. इसके लिए ऑब्वियसली चलो दिस इज योर, सपोज करो मैं मार्किंग कर देता हूं 10, 20, 30, 40, 50, 60. ये आपका डिनोट कर रहा है क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. मतलब दीज आर ऑल इन मिलीमीटर ऑफ मरकरी. और जब मैं यहां पे परफेक्ट सैचुरेशन बता रहा हूं तो ये एक ऑब्वियसली एक परसेंटेज सैचुरेशन की बात करेगा. सो इस परसेंटेज को दिखाने के लिए सपोज दिस इज योर 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके मैं यहां पर दिखा दिया परफेक्ट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन को. अब मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, सपोज आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन, कहां पर ना, सपोज यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक. सो दिस इज मार्किंग 3 पॉइंट्स ओवर हियर. एक तो ये पॉइंट मार्क कर रहा है, एक ये पॉइंट मार्क कर रहा है, और दूसरा ये पॉइंट मार्क कर रहा है. और इसको अगर मैं यहां से मिला दूं तो लगभग मैं बोल सकता हूं कि दिस इज योर कंडीशन. सपोज दिस इज कंडीशन ए, दिस इज कंडीशन सी एंड दिस इज कंडीशन बी. मैं ये तीन स्टेटमेंट को किस हिसाब से लिख सकता हूं ना, मैं लिख सकता हूं फॉर, दैट इज कंडीशन ए. ए कंडीशन क्या होगा ना, फॉर अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू बी, कितना पार्शियल प्रेशर है 30 मैंने ले लिया. सो जब 30 mm ऑफ मार्करी इज द पार्शियल प्रेशर, दिस इज कॉमन इन ऑल द थिंग्स. If I talk about the partial pressure in the B side, if I talk about in the A, and if I talk about the section of C, I have like constantify the partial pressure of oxygen. Clear? But इस partial pressure के लिए मुझे ये देखना है कि जो आपके perfect saturation of hemoglobin है वो कितने partial pressure में आपका क्या क्या कैसे करके वो कर रहा है, जिसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे the right side shift and the left side shift. Clear? So I have constantified the partial pressure of oxygen to be 30 mm of mercury. But यहां पर अगर मैं देखूंगा, we will be now discussing about over here, that is the partial pressure of, at partial pressure 30 mm of mercury, A का perfect saturation कितना होगा hemoglobin का ना, A कितने में आपका हो रहा है, that is 50% आपका saturated हो जा रहा है hemoglobin. कब? एट पार्शियल प्रेशर जब 30 होता है. जब मैं बी की बात करूंगा दिस पॉइंट में, सो ये 30 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में इट इज ओनली गेटिंग अबाउट रफली 15%. मतलब वही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में, जबकि ये ए जो है वो 50% कंबाइन हो रहा है, एट द सेम पार्शियल प्रेशर जो बी आपका है, जो ग्राफ जा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि ओनली 15% ऑफ द हेमोग्लोबिन इज परफेक्टली सैचुरेटेड बाय द ऑक्सीजन. क्लियर? मतलब उतने ही आपके बना है, बाकी आपका नहीं बन पा रहा है. तो ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि तब हेमोग्लोबिन का लेस एफिनिटी होगा टुवर्ड्स योर ऑक्सीजन. एंड सिमिलरली इफ आई से, अगर मैं सी की बात करूं, द पॉइंट सी, this will be having the same at partial pressure 30 mm of mercury of oxygen, the perfect saturation will be around 80%.
मतलब ऑब्वियसली अगर इस कंडीशन की अगर बात किया जाए, सो इस कंडीशन के अंदर दिस कंडीशन दैट इज द सी कंडीशन, जहां पे ऑलमोस्ट एवरी hemoglobin molecule will be having an affinity towards the oxygen and they will be readily combining with it to form the product oxyhemoglobin. So obviously ये कब संभव होगा, कहां पर संभव होगा? At the lungs. तो हमारा ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये जो सी कर्व है, ये हमें कहां पर दिखाई देगा? ये दिखाई देगा एट द लंग्स, जहां पर आपके सेम पार्शियल प्रेशर की वजह से भी ऑक्सीजन का या हेमोग्लोबिन का जो एफिनिटी पावर है ऑक्सीजन के लिए वो बहुत ज्यादा है. क्लियर? सिमिलरली जब सबसे कम है, दैट इज 80, मतलब ओनली 15% आपका हेमोग्लोबिन इज गेटिंग कंबाइंड टू द ऑक्सीजन एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ 30. सो दिस विल बी अ कंडीशन विच विल बी हैपनिंग इन बी. और जो नॉर्मल आपका आर्ट्रियल ब्लड होगा उसके अंदर आपका कंडीशन होता है दैट इज योर ए. ठीक है? सो इसको हम लोग क्या शिफ्ट कर सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अगर ये जो ग्राफ है, इफ द सिग्मोइड कर्व इज शिफ्टिंग टू द राइट, इफ sigmoid curve is shifting to the right, क्या क्या कंडीशन की वजह से शिफ्ट हो सकता है? और अगर मैं बात करूं कि दिस इज द sigmoid curve is shifting to the left, तो ऑब्वियसली बताओ हीमोग्लोबिन का एफिनिटी पावर कम कहां पे है? जब वो राइट शिफ्ट कर रहा है. सो ऑब्वियसली ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज डिनोटिंग दैट जो हेमोग्लोबिन होगा दैट इज हैविंग अ लेस एफिनिटी, इट इज हैविंग अ लेस एफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, to combine with oxygen. Whereas अगर मैं इसकी बात करूं, when it is shifting to the left hand side, so for यहां पर क्या होगा? हेमोग्लोबिन जो है it is having more affinity to combine with oxygen, to combine with oxygen. Similarly, if I say कि ये किस कंडीशन की वजह से हो सकता है राइट शिफ्ट? ऑब्वियसली लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड हाई H+ आयन कंसेंट्रेशन. और यहां पर क्या क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इट विल बी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड योर लो H+ आयन कंसेंट्रेशन. लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तुरंत देखिए, जब आपका राइट शिफ्ट कर रहा है, क्यों राइट शिफ्ट कर रहा है? क्योंकि वहां पर एफिनिटी कम हो रहा है हेमोग्लोबिन का. एंड व्हाट इज द रीजन? कि आपका हेमोग्लोबिन अब डिसोशिएट होना चालू कर देगा बिकॉज ऑफ द लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ योर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई आपका द कंसेंट्रेशन ऑफ द H+ आयंस. सो ऑटोमेटिकली दिस विल बी इजिली कहां पर दिख जाएगा? एट द टिश्यू लेवल. ये कहां पर होगा? एट टिश्यू लेवल. बट जब मैं बात करूंगा शिफ्ट लेफ्ट का, तो ये कहां पर हो जाएगा? एट द लंग्स लेवल. ठीक है? लंग्स के अंदर ये हमें दिखाई देगा. क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे करके होगा इन थ्रू द ब्लड. क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि कैसे करके कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर ऑक्सीजन. क्लियर?
वहां पर क्या किए थे हम लोग ना, जब ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, सो ऑक्सीजन कितने फॉर्म में आपके ट्रांसपोर्ट होगा वो हम लोग देख रहे थे। सो यहां पर भी हम लोग उसी हिसाब से ही शुरू करेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये, उसमें तो दो हिसाब से हुआ था, एक डिसॉल्व्ड और कंबाइंड एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन, बट यहां पर डिसॉल्व के हिसाब से तो जाएगा ही जाएगा इन द ब्लड प्लाज्मा, बट इट विल बी मैक्सिमली गोइंग इन द फॉर्म ऑफ कंबाइंड फॉर्म। और कंबाइंड के भी अलग अलग फॉर्म, कंबाइंड विथ हेमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बामिनो हेमोग्लोबिन और एज बाइकार्बोनेट आयंस। क्या बोला मैंने? कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड से, थोड़ा तो आपका डिसॉल्व्ड कंडीशन में होगा, क्लियर, थोड़ा ही आपके हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड में होके करेगा, बट मैक्सिमम जो होगा दैट विल बी एज योर बाइकार्बोनेट। तो वो कैसा है उसका मैकेनिज्म हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, क्योंकि नीट के अंदर काफी सारे सवाल इस रिगार्डिंग आपका पूछा जाते हैं। क्लियर? सो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कितना है। कार्बोनेट आयंस के हिसाब से अराउंड 70% CO2 इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। कितना ना? अराउंड 70% आपका जा रहा है। क्लियर? अगर मैं बात करूं हेमोग्लोबिन के हिसाब से जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज इफ आई टॉक अबाउट हेमोग्लोबिन प्लस CO2, दोनों मिलके जो हेमोग्लोबिन और CO2 का कंपाउंड बनाएगा, इस कंपाउंड को हम लोग नाम क्या देंगे? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। बच्चे सबसे ज्यादा भूल कर देते हैं इसके अंदर, इसके नाम को लिखने में। कार्बामिनो हेमोग्लोबिन विल बी द कंपाउंड जब CO2 विल बी कंबाइनिंग विथ हेमोग्लोबिन, और जो आपके बुक में कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन है वो होगा जब कार्बन मोनोऑक्साइड will be combining with hemoglobin, then the formation of carboxy hemoglobin will be produced। ठीक है? सो ये जो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के हिसाब से हेमोग्लोबिन के अंदर से ये जाएगा, दैट इज अराउंड हम लोग बोल सकते हैं 23 to 25%, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? 1/4 आपका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हेमोग्लोबिन। क्लियर? और जो बचा हुआ है दैट इज अराउंड, इफ आई टॉक अबाउट 5 to 7%, 5 to 7% आपके जाता है इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। क्लियर? ठीक। तो अब हम लोग एक ये जो कंसेप्ट है कि कैसे करके कार्बोनेट के हिसाब से आपके जाते हैं इतना ज्यादा, तो हम लोगों को वो चीज अच्छी तरह देखना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से देखिए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट हम लोग इसको एक अच्छी तरह कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पे हर एक स्टेप थोड़ा थोड़ा करके इंपॉर्टेंट बनेगा, और कैसे करके क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं नीट के अंदर, वो भी मैं हाईलाइट करते हुए चलूंगा यहां पर। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं ना। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन की बात किए थे, ऑक्सीजन कहां पे आपका इंटर करेगा सिस्टम के अंदर? लंग से ब्लड के अंदर, और कहां पर वो फिर टिश्यूज के अंदर जाएगा ना? ऑटोमेटिकली जब वो ब्लड टिश्यू के पास से गुजरेगा तब टिश्यूज को जरूरत होगा ऑक्सीजन का, सो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन अब टिश्यूज के अंदर चला गया ब्लड से। मतलब एसोसिएशन हुआ लंग्स, डिसोसिएशन हुआ कहां पर? एट द टिश्यू लेवल। जस्ट इसके ऑपोजिट आपका CO2 का मैकेनिज्म होगा। इसका जो एसोसिएशन होगा, अगर मैं बात करूं एसोसिएशन विद ब्लड, एसोसिएशन विथ ब्लड, किसका? CO2 का। कहां पर हो रहा है? ये होगा एट टिश्यू लेवल, एट टिश्यू लेवल चलता रहेगा। अब डिसोसिएशन कहां पे होगा? जो भी ये कंपाउंड फॉर्म करेगा ब्लड के अंदर से, जिस हिसाब से ये ट्रांसपोर्ट होते हुए आएगा, अब जब यही कंपाउंड पहुंचेगा कहां पर? नियर द लंग्स। जब ये ब्लड पहुंच जाएगा बिल्कुल लंग्स के सामने तक, तब यही फॉर्म अगेन डिसोशिएट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, और वही कार्बन डाइऑक्साइड इट विल बी गेटिंग डिफ्यूज्ड इनटू द लंग्स, फ्रॉम विच इट विल बी रिलीजिंग आउटसाइड।
क्लियर? सो यही दो कंडीशन हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैसे करके आपका कुछ कंपाउंड बन रहा है जब वो एंटर कर रहा है सिस्टम के अंदर, और सिस्टम छोड़ कैसे रहा है जब वो पहुंच रहा है लंग्स के पास। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टिश्यू लेवल में। टिश्यू लेवल में क्या क्या चीजें होता है। क्लियर? सो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है। सपोज एक बड़ा सा डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे, और इस चीज को समझने के लिए सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल एंड दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी। ये क्या है? ये आपका एक आरबीसी है। कौन सा? ये वाला। ठीक, और ये क्या होगा? दिस इज योर ब्लड। क्लियर? ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? जो प्लाज्मा है, ये ब्लड प्लाज्मा हो जाएगा। ये ब्लड प्लाज्मा हो जाएगा अगर मैं बात करूं, और ये हो जाएगा क्या चीज? ये हो जाएगा मेरा आरबीसी। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज दिस इज द डिफरेंट सेल्स विच इज मेकिंग ऑफ द टिश्यूज, तो हम लोग इसकी बात कर सकते हैं, दिस इज योर द टिश्यू। क्लियर? दिस इज योर टिश्यू। अब टिश्यू क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले रहा है और CO2 का प्रोडक्शन बना रहा है। सो इस टिश्यू से ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या इंटरसेल्यूलर फ्लूइड जो होगा यहां पर, या जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ये यहां से रिलीज करेगा CO2 को रिलीज करेगा यहां से। ठीक, अब ये CO2 डिफ्यूज होगा इनटू द ब्लड। कहां पर? टिश्यू के अंदर। तो ये CO2 अब टिश्यू के अंदर डिफ्यूज हो रहा है। कैसे करके होगा ना? जैसे मैंने बताया था, कुछ तो डिसॉल्व कंडीशन में हो जाएगा इन द प्लाज्मा, कुछ तो डिसॉल्व फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर? कुछ आरबीसी के अंदर आके और कंबाइन कर लेगा हेमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। बट क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द CO2 इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड एज योर बाइकार्बोनेट फॉर्म, तो हम लोगों को यह अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि ये बाइकार्बोनेट जो है ये कैसे करके फॉर्म हुआ और क्या क्या आपके स्टेप्स यहां पर हो रहा है। क्लियर? सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड अबाउट, वी विल बी मेनली डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ दिस बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर? सो चलिए, तो ये जो CO2 है ये अब क्या किया? ये CO2 आ गया इनसाइड द रेड ब्लड सेल, और जैसे ही CO2 रेड ब्लड सेल के अंदर आया, मैंने बोला था इसका एक परम मित्र है, और वो मित्र का नाम क्या है? इट इज योर वाटर। क्लियर? सो CO2 will be readily combining with water that is present in the red blood cells, and it will be forming an acidic form, that is your the carbonic acid H2CO3। अब ये जो रिएक्शन है, दैट इज CO2 और H2O मिलके कार्बोनिक एसिड बन रहा है, इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम काम करेगा, और उस एंजाइम का नाम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इस एंजाइम का नाम क्या है ना? एंजाइम का नाम हो जाएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर? और ये जो एसिड बना, इस एसिड का नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। क्लियर? अब खुद सोचो, क्या ये रिएक्शन सिर्फ एक बार ही होके और कार्बोनिक एसिड बन के बंद हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कई सारे CO2 लगातार प्रोडक्शन होके चालू हो रहा है। सो ऑब्वियसली उन सारे CO2 को आपको आना पड़ेगा एज अ बाइकार्बोनेट फॉर्म होने के लिए, ठीक, इनसाइड द ब्लड। सो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े थे कि केमिकल इक्विलिब्रिएशन मेंटेन करने के लिए जो रिएक्टेंट्स है, these reactants will be reacting to form a product, and this product has to get dissociate। कुछ समझ में नहीं आया? अगर ये प्रोडक्ट ऐसे ही बन के यहां पे बस रह गया, सो ऑटोमेटिकली क्या ये रिएक्शन और तैयार होगा?
नहीं होगा। अगर ये रिएक्शन बंद हो जाएगा तो क्या यहां से CO2 और आएगा? जरूरत ही नहीं पड़ेगा। सो यहां से मुझे सारे CO2 को अंदर लेना है, और उस लेने के लिए हमें ये जो कार्बोनिक एसिड बना है इसको भी डिसोशिएट करवाना है। क्लियर? तभी जाके ये रिएक्शन ऑनगोइंग होगा। क्लियर? सो क्या हो रहा है इसके अंदर ना, अब ये जो CO2 H2CO3 बना, ये H2CO3 रेडिली आपके आयोनिक एक्सचेंज इनके अंदर होंगे और ये बन जाएगा, एक तो बन जाएगा H+ और एक बन जाएगा HCO3-। क्लियर? सो ये किस में डिवाइड हो गया? H+ आयंस में आपका तब्दील हो गया, और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस बाइकार्बोनेट आयंस। बट ये बाइकार्बोनेट आयंस करेगा क्या? ये बोल रहे भाई मैं तो इसके अंदर नहीं रहूंगा, मुझे इस आरबीसी से बाहर निकालना है, और बाहर निकल के मैं कहां जाऊंगा ना, नीचे कौन है? प्लाज्मा। तो ये क्या किया, तुरंत ये जो बाइकार्बोनेट बना था, ये बाइकार्बोनेट आरबीसी से होते हुए चला आया कहां पर? इन द ब्लड प्लाज्मा। सो ये आ गया आपके यहां पर HCO3- बाहर आ गया ये। लेकिन आप सोचो, अगर यहां पे एक कैटायन था और एक मोनोवैलेंट एनायन था, अगर ये यहां पे निकल गया सो ऑटोमेटिकली इसका जगह कौन लेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ आपका ऐसे ही मोनोवैलेंट एनायन यहां पर भी होना चाहिए। सो अब ये मोनोवैलेंट एनायन का जो भरपूर्ति है वो कौन करेगा? हु विल बी टेकिंग इट्स प्लेस ओवर हियर ना। इसका और एक छोटा सा परम मित्र है यहां पर, दैट इज योर Cl-, क्लोरीन आयंस। ये क्लोरीन बोला कि ठीक है चलो आप इधर आ गए हो, तो मैं क्या करता हूं, अब मैं आपके जगह लेने के लिए मैं सिस्टम के अंदर चला जा रहा हूं। सो अब ये क्लोरीन या जो क्लोराइड आयन थे ये आपका यहां पर आ गया। तो देखो क्लोराइन के भी आपके सिंगल आयन, HCO3 का भी सिंगल आयन, तो ये निकलने से और ये आने से इसके अंदर जो संतुलन था वो बजा हो गया। क्लियर? यहां तक समझ आया? आप क्वेश्चन कहां से आता है, क्योंकि हमें तो मेनली ट्रिक्स देखना है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो क्लोराइड अंदर आया बाहर से, इसी चीज को ही हम लोग नाम देंगे क्लोराइड शिफ्ट। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसी को हम लोग नाम देंगे क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर? दैट्स क्लोराइड फ्रॉम द प्लाज्मा, इट विल बी एंटरिंग इनसाइड द आरबीसी। क्यों, वाई एंड व्हेन न, जब HCO3- आपका बाइकार्बोनेट आयंस जब बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अच्छा, सो इसको हम लोग नाम दिए क्लोराइड शिफ्ट। अब एम्स वालों ने बोला कि सर मुझे तो ये क्लोराइड शिफ्ट समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई दूसरा नाम दो, उसी से मैं क्वेश्चन करूंगा। सो उन्होंने इसी क्लोराइड शिफ्ट का नाम पूछा और इसको बदल के दूसरा चीज पूछ लिया कि व्हाट डू यू नो बाय द हैमबर्गर्स फेनोमेना। ये कौन सा फेनोमेना है? दिस इज योर हैमबर्गर्स फेनोमेनन। कोई KFC या मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं है ये हैमबर्गर होगा आपका किसका दूसरा नाम? जो क्लोराइड शिफ्ट हो रहा था उसी का ही दूसरा नाम हो जाएगा हैमबर्गर्स फेनोमेना। और ये ऑटोमेटिकली आपके एक बार पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द हैमबर्गर्स फेनोमेना। दिस इज नथिंग बट योर क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आया यहां तक? एक CO2 आया, कंबाइन हुआ वाटर के साथ, क्या बना? कार्बोनिक एसिड। कब? अंडर द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम चाहिए होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जैसे ही H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना, अगेन तुरंत ये डिसोशिएट होके H+ अलग और HCO3-। ये बोल रहा है कि मैं यहां पे नहीं रहूंगा, तो ये बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकल गया, देयर इज अ लॉस ऑफ एनायन। उस जगह को भरने के लिए एक क्लोराइड अंदर आ गया, और उस क्लोराइड अंदर आया तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्लोराइड शिफ्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज हैमबर्गर्स फेनोमेना। क्लियर? अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहां पर हो रहा है। यहां पर अभी तक देखो, जो हेमोग्लोबिन होगा वो हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन भी तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका ऑक्सीजन अगर यहां पे टिश्यूज ले लिया तो सारे ऑक्सीजन निकल गए।
क्योंकि हमें यह भी पता है कि जो वेनस ब्लड होगा उसके अंदर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 40। भाई कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है बट ऑक्सीजन का कितना होता है पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ मरकरी रहता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन अगर ब्लड के अंदर होगा तो वो सबके साथ किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो कुछ अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है, सो उसी को ही मैं यहां पर कर रहा हूं HbO2। क्लियर? ठीक। ये क्या है, ये एसिडिक कंडीशन में होता है। सो ऑटोमेटिकली ये सिर्फ और सिर्फ अपने साथ नहीं रहता है, ये अपना जो एसिडिक फॉर्म को बरकरार रखने के लिए कि नहीं मैं राजा हूं, ये क्या करता है, ये हमेशा एक कैट आयन के साथ कंबाइन होकर रहता है, और कैट आयन जो सबसे पसंदीदा हो जाता है यहां पर, दैट इज योर पोटेशियम कैट। क्लियर? ठीक। सो ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ द हेमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड, इट इज ऑलवेज स्टेइंग अलोंग विद अ K+ कैटायन। क्लियर? अब ये जो आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन है यहां पर, ये जैसे ही इसको दिख गया कि अच्छा यहां पर तो H+ आ गया, क्या बोला मैंने, ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है यहां पर, जैसे ही इसको पता चला कि हां यहां पर कौन आ गया, H+ आ गया, और मैं तो एसिडिक हूं, और एसिडिक का हमेशा एक प्यार रहता है H+ कंसंट्रेशन के साथ, तो तुरंत ये हेमोग्लोबिन जो था, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो कंपाउंड था, ये डिसोशिएट कर देगा कि भाई मुझे ऑक्सीजन के साथ भी अब नहीं रहना है, मुझे पोटेशियम के साथ भी नहीं रहना है, मैं तो अब अलग हो जाऊंगा। तो ये भाई साहब जो हेमोग्लोबिन था, ये अब ऑक्सीजन को हटा दिया, मतलब डीऑक्सीजिनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर। डीऑक्सीजिनेशन, डी मतलब रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। सो ये क्या किया, ऑक्सीजन को भी हटा दिया, और साथ साथ जो K+ था, इस K+ को भी ये हटा दिया, और ये होके क्या किया, ये और ये H+, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो गया, और कंबाइन होके HHB करके कंपाउंड बना लिया, दैट इज नोन एज नॉर्मली द फ्री हेमोग्लोबिन। दोबारा सुनो, ये जो मेरा हेमोग्लोबिन था यहां पर, इट वॉज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्योंकि ऑक्सी हेमोग्लोबिन एक एसिडिक कंपाउंड है, सो उसका एसिडिक चीजों को बरकरार रखने के लिए उसको एक पॉजिटिव कैटायन की आवश्यकता होगा। सो यहां पर एक जो मोनोवैलेंट कैटायन होगा, दैट विल बी पोटेशियम, तो वो पोटेशियम के साथ इकट्ठा रहता है। क्लियर? बट जैसे ही वो दिख लेता है कि हां यहां पर आपके H+ अब है इसके अंदर, सो तुरंत ये जो आपका कंपाउंड था, ये डीऑक्सीजनेशन होगा, मतलब ये जो हेमोग्लोबिन है ये सबको अलग कर देगा, और खुद चला जाएगा जुड़ने के लिए किसके साथ, H+ के साथ। क्लियर? ये जो अफेक्ट है, बहुत अच्छी तरह, ये जो अफेक्ट है, दिस इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एंड और पोटेशियम आयंस। मतलब ये कहीं ना कहीं हो रहा है, जिस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे डीऑक्सीजिनेशन। किसका हो रहा है डीऑक्सीजिनेशन? ऑफ हेमोग्लोबिन। कब होगा? जब देयर विल बी अ प्रेजेंस ऑफ H+ इन द मीडियम। ठीक है? और इसको भी बहुत पसंदीदा नाम से जाना जाता है, इसको नाम दिया जाता है द हेल्डेन इफेक्ट। इसको हम लोग नाम देंगे हेल्डेन इफेक्ट। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्डेन इफेक्ट, और हेल्डेन इफेक्ट कब होगा, कौन से कंडीशन है जिसके अंदर आपके हेल्डेन इफेक्ट होंगे। सो हेल्डेन इफेक्ट कब होगा, कहां पर होगा, एट द टिश्यू लेवल। क्या हो रहा है यहां पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द H+ इन द सिस्टम, देयर विल बी द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ऑक्सी हेमोग्लोबिन कंपाउंड। जब हेमोग्लोबिन फ्री बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, और पोटेशियम और ये जो आपका ऑक्सीजन था इसको अलग कर देगा। क्लियर? ठीक। अब यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। सो मेरे पास देखो क्या क्या आ गया, H+ जो था वो तो चला गया इसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, बचा है मेरा Cl, बचा है K, बचा है मेरा ऑक्सीजन। यहां पर देखो दूसरा एक चीज होगा, ये जो K है ये बोलेगा भाई मैं तो अकेला नहीं रह सकता हूं, मुझे जुड़ना है कोई ऐसे ही आपका मोनोवैलेंट एनायन के साथ।
तो K और Cl मिलके पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है और बहुत अच्छी तरह साथ साथ रहने लगता है KCl बन के। ठीक, ये बोला कि भाई तू तो अंदर गया, क्लोरीन को बोल रहा है कि आप तो अंदर गए और अंदर जाके आप तो आराम से अपना जोड़ीदार ढूंढ लिए, मैं क्या करूंगा, मैं क्या अकेला ही रहूंगा। ये क्या किया, यहां पर कई सारे सोडियम आयंस घूम रहे हैं प्लाज्मा के अंदर, तो ये दोनों आपके कंबाइन होके और क्या बना लिए, NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के हिसाब से ये हमारे प्लाज्मा के अंदर से अब चलता रहेगा। समझ में आया? सो बाइकार्बोनेट आयंस किस फॉर्म में ब्लड के अंदर से आपका पास ऑन होता है या ट्रांसपोर्ट होता है? आपके पास जवाब आ गया है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? ठीक, कोई दिक्कत? सो प्लाज्मा के अंदर हो गया सोडियम बाइकार्ब, इस आरबीसी के अंदर क्या क्या हो गया, एक आपका KCl बन गया, ठीक, और ये कंपाउंड है इसके अंदर, हाँ या ना? इन तीनों चीजों से लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम लोग देखेंगे कि कैसे करके जब यही ब्लड अब जाके और कहां पर पहुंचेगा, ये तो टिश्यू था, इस टिश्यू से लेके ये अब जाएगा लंग्स के पास, और लंग्स में आपका CO2 को अब इसको छोड़ना है, तो कैसे करके यही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में होगा और आपका फिर ये CO2 बन के और अगेन CO2 विल बी नाउ रिलीजिंग आउट फ्रॉम द लंग्स। ये कैसे होगा, ये आप थोड़ा सा अगर खुद से देख सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा सब्र रखिए। यहां तक आपको बहुत अच्छी था, क्योंकि एक क्लास में अगर करूंगा तो वो बिल्कुल आपके दिमाग पगला जाएगा, तो उसको नहीं करेंगे, हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। आप एक एक स्टेप इसको पहले याद रखिए, क्योंकि व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू द लंग्स एंड आउटसाइड, ये जो डिसोसिएशन हो रहा है इसमें हर एक स्टेप पीछे चलता जाएगा और जस्ट रिवर्स चलता जाएगा, तब जाके जो H2CO3 बनेगा वही आपका डिसोशिएट होके CO2 और H2 बनेगा और वो CO2 रिलीज हो जाएगा बाहर की तरफ। क्लियर? सो नेक्स्ट क्लास जो होगा, जस्ट हम लोग स्टार्ट ही कर लेंगे यहीं से, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू लेवल तो हो गया था, अब हम लोग बात करेंगे लंग्स के अंदर आके और वो डिफ्यूज आउट कैसे होता है। क्लियर? टिल देन बहुत अच्छी तरह एक एक चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे ही मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आई विल बी सेंडिंग यू सर्टेन काइंड ऑफ प्रैक्टिस पेपर, जहां से आप अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करिए। कोई भी अगर थोड़ा भी आपके दिमाग के अंदर डाउट है तो प्लीज उस डाउट को वहां पे मत कंजर्व करके रखिए, आप खुल के वो शेयर कीजिए, आपका डाउट सॉल्व करिए। क्लियर? बिकॉज वी आर हियर फॉर यू। क्लियर? सो टिल देन, थैंक यू।